हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कामना लोहानी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर से हूँ और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हूँ। मेरा आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। टेक्निकली मैं बताती हूँ कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा। हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की सत्ता रही और गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के आते आते जब हम देखते हैं, जब गुलाम वंश आया तो ये स्थापना का काल था, खिलजी वंश आया तो सुदृढ़ीकरण का काल था, और जब तुगलक वंश आया तो संपूर्ण भारत में तुगलकों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और ये एक बहुत विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो चुका था। जब इतना विशाल साम्राज्य हो गया था तो इसको संभालना भी बहुत मुश्किल था और धीरे धीरे यहाँ के प्रांतीय शासकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। यही वो समय था कि कई प्रांतीय शासकों ने विद्रोह किया, जिनमें से दक्षिण के पठार में, डेक्कन प्लेट्यू में हप्पी हस्तनावती नामक स्थान पर संगम वंश के दो व्यक्तियों ने, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और साधारण से भाई थे, और संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के इन्होंने हप्पी हस्तनावती, जो दक्षिण के पठार में है, वहाँ पर एक छोटे से राज्य की स्थापना करी, जो प्रारंभ में तो हप्पी हस्तनावती ही कहलाया, लेकिन धीरे धीरे विजय का नगर या विजयनगर कहलाया। आज इसके अवशेष जो हैं वो हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं, जो इसके गौरव, इसकी अर्थव्यवस्था, इसके उस स्वर्णिम काल को दर्शाते हैं जो विजयनगर ने अपने समय में देखा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में प्रांतीय साम्राज्यों या प्रांतीय शासकों के स्वतंत्र होने की कहानी है, और तत्कालीन यात्री या तत्कालीन इतिहासकार जिन्होंने अपने विवरण लिखे हैं उस समय, वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध हिंदुओं के राजनीतिक संघर्ष का एक सफल परिणाम थे। मैं इससे पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं का ही एक इट वाज नॉट ओनली अ रेवोल्यूशन ऑफ हिंदूज। इसी समय बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। इसी समय इसके पड़ोस में ही, इसके बिल्कुल नज़दीक ही बहमन वंश ने भी एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी, जो बहमनी साम्राज्य कहलाया था। तो सिर्फ यही नहीं था कि हिंदू एक संघर्ष कर रहे थे या हिंदू अपनी सत्ता की स्थापना कर रहे थे या हिंदू मुस्लिमों के द्वारा बहुत ज़्यादा सताए गए थे और तब उन्होंने एक सत्ता, तो दिस इज समथिंग आई डोंट बिलीव ऑन। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रांतीय अलग अलग प्रांत अपने को इतने बड़े तुगलक साम्राज्य से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही कहानी थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के, या जो मेरे अपने जो स्रोत हैं, जिन स्रोतों पर मैंने अपनी विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सेंटर किया है, वो मेरे स्रोत हैं। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है द फॉरगॉटन एम्पायर बाय सिविल, वो भूला हुआ साम्राज्य जिसको अब हम भूल चुके हैं, और वास्तव में जिसके अवशेष हम्पी में मिलते हैं। हम्पी जो दक्षिण भारत में, दक्षिण के पठार में आज भी जगह जगह फैले हुए अवशेष हैं, और वो उस स्वर्णिम इतिहास की जानकारी देते हैं। तो सिविल का लिखित द फॉरगॉटन एम्पायर। इसके अतिरिक्त उस समय में जो यात्रीगण भारत में आए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख यात्रीगण हैं निकोलो कोंटी, फिर डोमिंगो पेज, ये सब विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अब्दुल रज़ाक, एडारोडा बारबोसा, ये सभी अलग अलग समयों में विजयनगर साम्राज्य में आए थे
और अपनी आँखों से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि को देखा था, और या तो उस साम्राज्य में रह करके या वहाँ से जाने के पश्चात उन्होंने इन विवरणों को लिखा था। तो इंस्पायर्ड बाय सेंट विद्यारण्य, it was a kind of upliftment. I don't want to say कि it was Hindu upliftment. It was an upliftment of the regional powers, regional people against तुगलक्स और सल्तनत एज अ होल। संपूर्ण सल्तनत के विरुद्ध प्रांतीय शक्तियों का एक प्रदर्शन था जो विजयनगर साम्राज्य के रूप में हमारे सामने आया। ये तो वो शुरुआती समय था जबकि विजयनगर साम्राज्य एक प्रांतीय क्षोभ के रूप में, प्रांतीय क्रांति के रूप में उभर करके सामने आया। 4 प्रमुख वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग समय में शासन किया। पहली संगम वंश, जिसमें हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे, इसके अलावा अन्य राजा थे। दूसरा सालुव, तीसरा तालुव। तालुव जो वंश था, इसका राजा कृष्णदेव राय इस संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे सबल, सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके कारण ही जिसका काल इस साम्राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है, और जिसके कारण ही इस काल की संपूर्ण विश्व में आभा या एक गोल्डन एज उस समय को माना जाता है। और चौथा अरविदु वंश था, जिसके समय से धीरे धीरे जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा, और फिर अंत में तालिकोटा के युद्ध में मुस्लिम ताकतों के द्वारा इस साम्राज्य का अंत कर दिया गया। कई राज्यों ने मिलकर, कई शासकों ने मिलकर के एक संघ बनाया, और फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, जो नेचुरल है कि कोई भी साम्राज्य जब उठता है तो उसका पतन होता है। तो ये एक प्रक्रिया थी। तो ये तो कुछ राजनीतिक बिंदु थे जो मैं बताना चाहती थी अपने इस टॉपिक में आने से पहले कि विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था क्या थी। अब मैं मेन टॉपिक में आना चाहती हूँ, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 तक चला। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को जानने से पहले या जानने के लिए सबसे पहले मैं कुछ अंश मैंने कलेक्ट किए हैं उन यात्रियों के यात्रा विवरणों के कुछ अंश जो अलग अलग समय में विजयनगर साम्राज्य में आए थे, और उन्होंने यहाँ पर रह कर के या बाद में जा कर के इन अंशों को लिखा है, और वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और जिससे हम कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे इस अर्थव्यवस्था के बारे में, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, इतनी सबल अर्थव्यवस्था, ये एक जो बहुत ही गोल्डन एज था हिंदुस्तान का, वो उतनी अर्थव्यवस्था अपने उस चरम तक, उस क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंची, वो कारक क्या थे, वो कारण क्या थे। तो सबसे पहले निकोलो कोंटी का एक कथन है जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। वो लिखता है, विजयनगर शहर 60 मील तक फैला है, इसकी दीवारें पर्वतों तक फैली हैं, यह घाटियों तक गहरा है, इसकी दीवारें पर्वतों तक फैली हैं, यह घाटियों तक गहरा है। इस शहर में 90,000 सैनिक हथियारों सहित तैनात रहते हैं। दिस इज समथिंग ग्रेट। विजयनगर शहर 60 मील तक फैला है, इसकी दीवारें पर्वतों तक फैली है, यानी कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पठारी क्षेत्र था, ये दक्षिण का पठार था। तो 60 मील तक, यानी कि इसका जो एरिया था वो 60 माइल तक था, काफ़ी बड़ा एरिया था। हम उस समय के छोटे छोटे रीजनल
साम्राज्यों के बारे में बात करते हैं तो 60 मील का साम्राज्य जो अपने आप में कॉम्पैक्ट साम्राज्य था, जिसमें एक विशाल सेना थी और जो अपने आप में चारों तरफ से सुरक्षित साम्राज्य था, तो 60 मील का था। इसकी दीवारें पर्वतों तक फैली हैं और यह घाटियों तक गहरा है। इस शहर में 90,000 सैनिक हथियार सहित तैनात रहते हैं। इससे एक निष्कर्ष तो मैं ज़रूर निकालूंगी कि हमेशा कोई न कोई असुरक्षा की भावना इस साम्राज्य को थी, और वो पहली बात तो दो तरफ से असुरक्षा थी। एक तो बहमनियों से, जो विजयनगर के साथ साथ या इससे थोड़ा पहले बन चुका था और हमेशा इसके ऊपर उसका खतरा मंडराता रहता था, और दूसरा तुगलकों से, जिनसे निकल करके इसने अपना एक अलग राज्य बनाया था। तो इसलिए जो ये 90,000 सैनिक हमेशा इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये एक संभावना थी कि हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए इसको रहना पड़ता था। तो निकोलो कुंटी 1420 में लिखता है कि इसका एक विशाल क्षेत्र है, ये इसका एक, वो अपनी इसकी ज्योग्राफी के बारे में लिखता है कि इसका एक विशाल क्षेत्र है और इसकी सुरक्षा के लिए 90,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये एक अंश है जो मैंने आपको बताया, जिससे हमें निष्कर्ष निकालना है। दूसरा, अब्दुल रज़ाक 1442 में भारत आया था और वो इसकी इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा लिखता है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखता है। राजा के खजाने में सोने, चांदी और जवाहरात ठोस भरे पड़े हैं। राजा के खजाने में सोने, चांदी और जवाहरात ठोस भरे पड़े हैं। राज्य के सभी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर गहने पहनते हैं। वो दो बातें कहता है कि राजा के खजाने में सोने, चांदी और जवाहरात ठोस भरे पड़े हैं और सभी व्यक्ति अमीर हो या गरीब गहने पहनते हैं। ये पर्टिकुलर जो अंश है वो ये बताता है कि राज्य के जो राज दरबार है, जो राजा का अपना महल है या राजा का जो अपना खजाना है, वो तो संपन्न ही है, वो तो भरा पड़ा है, लेकिन आम लोग भी संपन्न हैं, आम लोग भी गहने पहनते हैं, वो भी संपन्न हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था, अभी हम लोग वो क्लूज निकाल रहे हैं जहाँ से हमें अर्थव्यवस्था का पता चल रहा है। तीसरा, डोमिंगो पेज 1520 में गोवा के कई यात्रियों के साथ, कई व्यापारियों के साथ भारत में आया था। 1520 में डोमिंगो पेज भारत आया था गोवा के रास्ते। गोवा में कई व्यापारियों के साथ ही भारत में आया था। चूँकि ये जितने भी ट्रैवलर्स हैं, ये सारे यात्री थे और ये व्यापारी थे। ये व्यापार के पर्पस से भारत में आए थे। चूँकि यात्री थे और व्यापार करते करते ये लिख भी रहे थे यहाँ के बारे में अपने यात्रा विवरणों में। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है इस समय की अर्थव्यवस्था को जानने का। डोमिंगो पेज लिखता है, इसके राजा के पास ढेर सारा खजाना है, अनेकों सैनिक तथा कई हाथी हैं। इस शहर में हर देश के नागरिक रहते हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ का व्यापार है, जो कीमती पत्थरों के बदले होता है, विशेषकर हीरों के बदले। यह विश्व का सबसे समृद्ध राज्य है। यहाँ चावल, गेहूँ, दाल, जौ, अन्य अनाजों के भंडार हैं। यहाँ के बाजार अनगिनत अनाजों की बैलगाड़ियों से सटे पड़े हैं। This is something very specific about economy. विजयनगर की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट डोमिंगो पेज लिखता है कि इसके राजा के पास ढेर सारा खजाना है, कई सैनिक हैं, कई हाथी है। ठीक है, इस शहर में हर देश के नागरिक रहते हैं। जब वो अपने यात्रियों के साथ यहाँ पर आया है तो वो देख रहा है कि हर देश के लोग यहाँ रहते हैं। पुर्तगाल के भी रहते हैं, ईरान के भी रहते हैं और आपके इटली के भी रहते हैं। हर देश के लोग यहाँ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। व्यापार से क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, यानी कि यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, यहाँ आयात भी हो रहा है। दूसरी बात, यह विश्व का सबसे समृद्ध राज्य है। कितनी बड़ी बात वो लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? उसे लग रहा है कि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति अमीर है, यहाँ पर व्यापार बहुत समृद्ध है, यहाँ उद्योग धंधे बहुत समृद्ध हैं। यह विश्व का सबसे समृद्ध राज्य है, जहाँ चावल, गेहूँ, दाल, जौ, अनाजों के भंडार हैं। यहाँ के बाजार अनगिनत अनाजों की बैलगाड़ियों से सटे पड़े हैं। यदि डोमिंगो पेज ऐसा लिख रहा है तो अपने मन से नहीं लिख रहा है। डोमिंगो पेज अपने यात्रा विवरण में इस बात को लिख रहा है। वो देख रहा है कि विजयनगर की गलियों में जो बैलगाड़ियों में अनाज है वो इतना ज़्यादा है कि
एक बैलगाड़ी के बगल में दूसरी बैलगाड़ी के बगल में तीसरी बैलगाड़ी और अनाजों से सटी पड़ी है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे गोडाउंस की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतना, और वो बैलगाड़ियों में जो अनाज है वो निर्यात के लिए जाने वाला है। तो यानी कि वो व्यापार का जो अंदाज़ा लगा रहा है और साथ में वो विभिन्न देशों के व्यापारियों को देख रहा है। तो डोमिंगो के पेज के 1520 के वर्णन से साफ जाहिर है कि विजयनगर की अर्थव्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पे है। यहाँ पर विश्व के हर देश के नागरिक रहते हैं। यह विश्व का सबसे समृद्ध राज्य है। ये मैं ज़रूर मान सकती हूँ कि डोमिंगो पेस जिन जिन राज्यों में गया होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो विश्व के हर देश में गया हो, लेकिन डोमिंगो पेस विश्व के जितने देशों में गया है, एटलीस्ट उतने देशों में भारत का एक अपना उच्च स्थान है, या विजयनगर के उस क्षेत्र का एक उच्च स्थान है। सो ये कंक्लूजन डोमिंगो पेस के इस कथन से, इस अंश से मैं निकाल सकती हूँ कि विजयनगर की अर्थव्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पे है। नेक्स्ट में एराडोडा बारबोसा का एक अंश भी मैंने निकाला है उसके अपने ट्रैवल अकाउंट से। 1516 में जब वो यहाँ पर आया था, वो लिखता है, विजयनगर बहुत विशाल है, यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक है, यहाँ का वाणिज्य हीरों, जवाहरातों, मणियों जो पेगू से आते हैं, रेशम जो चीन से आता है, काले मिर्च, चंदन तथा कस्तूरी जो मालाबार से आता है, आदि से चलता है। एराडोडा बारबोसा 1516 में भारत आता है। अपने ये जो अंश मैंने निकाला है उसकी किताब से, यहाँ पर हमें व्यापार की जानकारी मिलती है कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। भारत का व्यापार जो विजयनगर का व्यापार में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ये इस चीज़ से क्लियर हो जाता है। विजयनगर बहुत विशाल है, इसकी जनसंख्या अत्यधिक है, यहाँ का वाणिज्य हीरों, जवाहरातों और मणियों से चलता है। अब मणियाँ कहाँ से आती हैं? पेगू से। रेशम कहाँ से आता है? चीन से। काली मिर्च, चंदन, कस्तूरी कहाँ से आता है? मालाबार यानी कि केरल से, साउथ से आता है। तो ये क्लियर है कि ये सारे सामान आयात होते हैं और इनके बदले में यहाँ से सामान निर्यात भी होता होगा, जो मैं अभी अपने लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सामान आयात होते थे और कौन से सामान निर्यात होते थे। तो एराडोडा बारबोसा भी कहता है कि विजयनगर बहुत विशाल है, यहाँ की जनसंख्या बड़ी है और यहाँ पे व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तक के ये चारों जो ट्रैवलर्स हैं, इनके अकाउंट्स के जो अंश हैं, इनके जो बुक्स से जो अंश मैंने आपको पढ़ के बताएं, इससे क्लियर है कि विजयनगर की अर्थव्यवस्था वाज क्वाइट एक्टिव। वो बहुत अपने क्रमिक विकास में थी, वो चल रही थी, वह बहुत एक्टिवली चल रही थी। वहाँ पर आयात, निर्यात, व्यापार, उद्योग धंधे, व्यापारियों का आना जाना, ये सब चल रहा था। और साथ में इन सब की सुरक्षा के लिए सैनिक लगभग तैनात थे, पूरे समय में तैनात थे। तो ये यदि वो विजयनगर का साम्राज्य कृष्णदेवराय के समय में एक गोल्डन पीरियड है, तो क्यों है? क्योंकि ये इस अर्थव्यवस्था के कारण। तो कुछ पॉइंट्स इससे निकल करके आते हैं। एक तो ये कि विजयनगर में राजा ही धनवान नहीं है बल्कि प्रजा भी धनवान है। कुछ पॉइंट्स मैं निकाल रही हूँ उससे कि पहली बात तो यह है कि इस अर्थव्यवस्था का सार यह है कि एक तो सिर्फ राजा ही धनवान नहीं है, प्रजा भी धनवान है। कई बार तो क्या होता है कि जब फ्रांस की इकोनॉमी को देखें, जिस समय रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस समय फ्रांस की मैरी एंटोइनेट या लुई 16वां तो बहुत धनवान थे, उनके अमीर तो बहुत धनवान थे, लेकिन प्रजा भूखे मर रही थी। तो ये हाल नहीं है। विजयनगर में जो ये ट्रैवलर्स आए हैं वो देख रहे हैं कि वहाँ की प्रजा जो है वो गहने भी पहन रही है और अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छा भोजन कर रही है। तो वो यदि राजा धनवान है तो प्रजा भी धनवान है। जनसाधारण भी आभूषण पहनते हैं, क्लियर है कि वो धनवान है तो आभूषण भी पहनते हैं। सोने के अतिरिक्त हीरे मोती का भी प्रचलन है। सोना, हीरा, मोती, हीरे मोती और सोने, इन सब का अत्यधिक प्रचलन है। खाद्य पदार्थों से गोदाम हमेशा भरे रहते हैं। गोदाम का मतलब वही है कि बैलगाड़ियाँ भरी हैं तो सब तरफ जो है संपन्नता है, लोगों को खाने की कोई कमी नहीं है, भरे हैं। वस्तुओं की कमी न होने के कारण क्या है कि मूल्य बहुत कम है। वस्तुओं की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मूल्य कम है। लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। जो भी सिक्के, अभी मैं सिक्कों में भी आऊँगी, सिक्के भी थे उस समय, मनी इकॉनमी में सिक्का भी था।
तो मूल्य बहुत कम है, ज़्यादा पैसा आपको नहीं देना पड़ता है, तो चीज़ों के, वस्तुओं के मूल्य भी बहुत कम है। इस समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विजयनगर के शासक वर्ग हैं। ये कंक्लूजन मैंने निकाला है इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स से। इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में जो मैंने अलग अलग अंश आपको बताए, उससे ये कंक्लूजन निकला है। अब मैं उन अलग अलग फील्ड्स में ले जाना चाहती हूँ आपको, जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अर्थव्यवस्था बहुत संपन्न थी। प्राचीन काल की यदि हम अर्थव्यवस्था देखें तो 3 चीज़ उसमें आती है। एक तो कृषि, दूसरा उद्योग धंधे, तीसरा व्यापार। ये जनरली यही होता था कि प्राचीन समय से ही हम देखते हैं कि कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार थी। 70 to 90% जो आपकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित होती थी। कृषि यदि अच्छी है तो उससे उद्योग धंधे आपके बनेंगे, उसी से निकल करके उद्योग स्टैब्लिश होंगे, और उद्योग यदि प्रचुर मात्रा में है तो उसी से आपका व्यापार होगा। ये कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में भी हम देखते हैं ये तीनों चीज़ें तो हैं ही हैं, तो इनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले कृषि। कृषि में पहले भूमि में मैं आ जाती हूँ, पहले इन चीज़ों को क्लियर करके तब हम निष्कर्ष पे आएंगे। भूमि जो थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। कृषि का मतलब है खेती करना। खेती की जो भूमि थी वो तत्कालीन जो हमें साहित्य मिलता है उससे पता चलता है कि भूमि 4 भागों में बटी थी। सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सिंचित भूमि जिस पे सिंचाई की जाती थी, मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। सिंचाई के एक तो प्राकृतिक साधन होते थे, कृत्रिम साधन होते थे। तो जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, चाहे प्रकृति की वो क्यों ना हो। दूसरा शुष्क, वो जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, वो भूमि जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। तीसरे उद्यान, जहाँ पर जो उद्यान थे, जो बगीचे थे, जहाँ पर फलों के और फूलों के बगीचे हुआ करते थे। और चौथा वन, जो फॉरेस्ट एरिया था। तो 4 तरह की भूमि को डिवाइड करने का मेन रीज़न ये था कि कहाँ पर से क्या चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है और उनको उन क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। अब पैमाइश की कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखती है। विजयनगर साम्राज्य के कृषि को देखेंगे तो भूमि को नापने की कोई हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं कि भूमि को नापा नहीं जाता था। बस ठीक था कि भूमि को आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जो करों का जो दरें थी वो सामान्यतः, जो साधारणतः हम देखते हैं कि समान दरें थी। लगभग एक सेक्युलर तरीके से, हम धर्मनिरपेक्ष तरीके से देखते हैं तो समान दरें थी। हर तरह की भूमि में समान तरह की दर, जहाँ जो शुष्क भूमि है तो वहाँ के उस प्रतिशत में वहाँ कम कर लगता था, जो अच्छी सिंचाई की भूमि है वहाँ ज़्यादा कर लगता था। तो समान तरह की दरें थी। लेकिन हिंदू विधि के अनुसार दर जो थी, जो मंदिरों वाले क्षेत्र थे वो 1/6 थी। ब्राह्मणों की भूमि पर 1/20, मंदिरों पर 1/30, यानी कि उनकी इनकम का 30%। ब्राह्मणों की भूमि में उनकी इनकम का 20% लिया जाता था। हिंदू विधि के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कर लेना है तो 1/6 लिया जाता था। आय के जो अन्य साधन हुआ करते थे वो थे, मतलब गवर्नमेंट की आय के, शासक वर्ग की आय के जो अन्य साधन थे वो मकान, पशु, उद्योग, संपत्ति, व्यापार, शिल्प, शिल्पियों पर कर, यानी कि उद्योग करने वालों पर कर, शिल्पियों पर कर और वैश्यों पर कर। मकान, पशु, उद्योग, संपत्ति, व्यापार, शिल्पियों और वैश्यों पर कर। इस तरह के अन्य कर भी शासक वर्ग जो है वो लेता था। नूनिस एक और व्यापारी है, एक और ट्रैवलर है, जो लिखता है कि राजा भूमि को सरदारों को देता था। 9/10 जागीरदार का होता था और 1/2 राजा का होता था। राजा भूमि को अपने सरदारों को देता था। ये व्यवस्था मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। राजा अपनी भूमि को अपने सरदारों यानी कि जागीरदारों को दे देता था, और सरदारों को 9/10 और जागीरदार का 9/10 हिस्सा होता था और राजा का 1/2 हिस्सा होता था। जागीरदार नायक कहलाता था और भूमि अमरम कहलाती थी, और ये व्यवस्था नायंकर व्यवस्था कहलाती थी। और जागीरदार जो होता था वो सैनिक भी रखता था अपने।
निश्चित संख्या में जागीरदार सैनिक रखता था और ये व्यवस्था नायंकर व्यवस्था कहलाती थी। समहाउ ये व्यवस्था कहीं ना कहीं मुझे फ्यूडल व्यवस्था यानी कि जो जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था से मिलती जुलती दिखा। संपूर्ण विजयनगर का साम्राज्य जब मैं पढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था पढ़ती हूँ, तो मुझे एक यहीं पर थोड़ा सा लचीलापन लगता है, या यहीं पर एक लूप होल दिखाई देता है, गलत दिखाई देता है, कि जो शायद आने वाले समय में विजयनगर साम्राज्य के पतन में भी ये रहा होगा। कुछ राजाओं ने शायद ऐसा कुछ किया कि अपनी भूमि को इन नायंकरों को दे दिया। जो भूमि जो अमरम कहलाती है, ये नायक कहलाते हैं, ये कुछ सैनिक भी रखते हैं। धीरे धीरे ये इन भूमियों पे कब्जा करने लग जाते हैं, यानी कि राजा का वो होल्ड नहीं रहता है अपने भूमि में जो रहना चाहिए। तो हालांकि शुरुआती समय में राजा 1/2 कर ले रहा है, हाफ ले रहा है, और उसका बहुत कम हिस्सा रह जाता है, लेकिन फिर भी इन द लॉन्ग टर्म ये नायंकर व्यवस्था जो है वो आगे नुकसान देती है। लेकिन खैर इसमें बाद में आएंगे। फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हालांकि दरें समान हैं करों की, लेकिन फिर भी हिंदू विधि के अनुसार 1/6 हो गया। आपके ब्राह्मणों की भूमि में का 1/20 उन्हें देना है, और उसके बाद मंदिरों पे आपको सिर्फ 30वां हिस्सा जो है मंदिर दे रहे हैं। नायंकरों को भी कुछ भूमि दे दी जाती है। तो इस प्रकार से करों की व्यवस्था जो है वो भूमि पर कर दी गई थी। लेकिन कृषि जो थी वो अपनी संपन्नता को प्राप्त थी। राज्य द्वारा सिंचाई के समुचित साधनों की व्यवस्था कर दी गई थी। एक तो आपके वर्षा के द्वारा और नदियों के द्वारा, नदियाँ जो बहती थी और वर्षा के द्वारा समुचित उस समय असिस्टेंस मिल जाता था सिंचाई के लिए। लेकिन यदि नहीं भी होता था, चूँकि यदि हम उस समय का समय देखें तो पर्यावरणीय संरक्षण है, जनसंख्या बहुत कम है, और ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। जनसंख्या की कमी के कारण आपके खेतों में भी लोड उतना ज़्यादा नहीं है, और पर्यावरणीय संरक्षण के कारण बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, नदियाँ अपने पूरे बहाव में हैं, तो सिंचाई के साधन पूरे उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कृषि इसलिए संपन्नता को प्राप्त थी इस समय, क्योंकि एक तो सिंचाई के पर्याप्त साधन थे, जो प्राकृतिक थे वो तो थे, कृत्रिम साधन भी सरकार के द्वारा यानी कि शासकों के द्वारा मुहैया कराए गए थे। और दूसरा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के समय पूरी सहायता दी जाती थी सरकारों के द्वारा, और क्रमिक फसलें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलें बोई जाती थी। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने अलग अलग सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन, उद्यान वाला जो क्षेत्र है वहाँ सिर्फ आपके फलों और फूलों के पेड़ हैं। उसके बाद वन है, वहाँ वन क्षेत्र है, उसमें पूरा वनों का विकास। फिर जो सिंचित है वहाँ आपके गेहूँ, चावल, जौ, चना, इस तरह की खेतियाँ। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलों की वजह से कृषि अपनी संपूर्ण संपन्नता को प्राप्त किए हुए थे। कृषि के लिए एक तो उर्वरापन की ज़रूरत होती है जो था, सिंचाई की ज़रूरत होती है जो था, और अतिवृष्टि अनावृष्टि के समय में शासक वर्ग की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको ज़रूरत होती है, वो आपको पूरा मिल रहा था। तो कुल मिलाकर के कृषि का यदि हम क्षेत्र देखते हैं तो पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में कृषि अपनी संपूर्ण संपन्नता को प्राप्त थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का एक वो एरिया जहाँ पे 70 to 90% अर्थव्यवस्था, 70% हम कह सकते हैं, 70% की अर्थव्यवस्था जो है जो कृषि पर आधारित है, उसको पूरा सपोर्ट जो है शासन के द्वारा, राजाओं के द्वारा मिला हुआ था, और कृषि संपन्न। कृषि यदि अच्छी है तो उद्योगों का अच्छा होना लाजमी है। दूसरी जो चीज़ थी वो उद्योग। उद्योगों में जब हम देखते हैं तो 3 प्रमुख उद्योग हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। एक तो वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, कपास, रेशम, दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो वस्त्र उद्योग बड़ा विकसित था, खनिज उद्योग बहुत विस्तृत था, और तीसरा गंध उद्योग। वस्त्र उद्योग, खनिज उद्योग और गंध उद्योग, ये तीनों उद्योग फ्लरिश थे, अपनी पूरे यौवनावस्था में थे, बहुत ज़्यादा
संपन्न और बहुत ज़्यादा विकसित थे ये दोनों उद्योग। इनको पूरे तरीके से प्रश्रय जो है वो शासन के द्वारा दिया गया था। इन उद्योगों को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए औद्योगिक वर्ग के जो घराने थे, औद्योगिक वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने स्वयं को श्रेणी व्यवस्था में बांटा हुआ था, संघों में बांटा हुआ था, जिसे जो श्रेणी कहलाते थे। यानी कि वस्त्र उद्योग की अपनी एक अलग श्रेणी होती थी, खनिज उद्योग की अलग श्रेणी और गंध उद्योग की अलग श्रेणी। तो इसमें अब्दुल रज़ाक का एक अंश, एक कोट मुझे मिला है, विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों की अपनी अलग अलग दुकानें हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों की अपनी अलग अलग दुकानें हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि आज के हमारे बड़े बड़े शहरों में एक पूरा आपका कपड़ा बाज़ार होता है, एक गल्ले बाज़ार होता है, अनाज का मार्केट होता है, फिर एक सब्ज़ी का मार्केट होता है। तो लगभग यही व्यवस्था है कि अलग अलग श्रेणियां थी, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मार्केट थे। और यही नहीं, वो श्रेणियां उनका पूरा मैनेजमेंट भी देखती थी। और उनके ऊपर फिर विजयनगर के शासक वर्गों में उनके जो अपने कर लेने वाले, उनकी व्यवस्था करने वाले, उन लोगों का अपना एक होल्ड होता था। तो उद्योगों में वस्त्र उद्योग, गंध उद्योग, खनिज उद्योग प्रमुख होते थे। उनके संचालन के लिए श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणियों के अपने अपने संचालक होते थे और वो बड़े तरीके से इन एक औद्योगिक मार्केट हम कह सकते हैं, एक औद्योगिक संघ हुआ करते थे जो इनका संचालन करते थे। अब उद्योग यदि फ्लरिश हैं, उद्योग यदि अपनी संपूर्णता पे हैं, तो व्यापार भी अच्छा होना है। और वास्तव में सबसे अच्छा व्यापार ही था विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा संपन्न थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार व्यापारी था। मालाबार तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था वो कालीकट था। मालाबार के तट पर कालीकट सबसे प्रमुख बंदरगाह था, यानी कि दक्षिण में केरल की तरफ। अब्दुल रज़ाक का एक अंश मैं आपको सुनाती हूँ। राज्य में 300 बंदरगाह हैं, 300 बंदरगाह। जस्ट इमेजिन, बंदरगाह आपके पूरे समुद्र तट पे हैं, तो 300 बंदरगाहों का वो जिक्र करता है कि राज्य में 300 बंदरगाह हैं। तो अब बाह्य व्यापार दो तरीके का होता था, बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार। व्यापार में दो चीज़ें होती थी, आयात और निर्यात। उसके बाद आने के साधन, जाने के साधन। तो ये सब चीज़ों को मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, व्यापार बहुत संपन्न था। व्यापार के में 300 बंदरगाहों का जिक्र हमें मिलता है, जो अब्दुल रज़ाक अपनी किताब में लिखता है। बाह्य व्यापार जो होता था वो वर्मा, चीन, मलाया यानी कि मलेशिया, अरब, दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया और पुर्तगाल से होता था। यानी कि आपके एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीनों कॉन्टिनेंट से होता था। वर्मा, चीन, मलाया, अरब, दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया, पुर्तगाल। इसमें आपके अफ्रीका भी आ गया, यूरोप भी आ गया और एशिया भी आ गया। तीनों महाद्वीपों से विजयनगर का व्यापार होता था। ये बहुत बड़ी बात थी। 300 बंदरगाहों का होना यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आप 3 कॉन्टिनेंट से आपका व्यापार हो रहा है। 3 कॉन्टिनेंट से आपका निर्यात बाह्य व्यापार होता था। अब निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी थी? वस्त्र, चावल, लोहा, चीनी, मसाले। यहाँ से क्या क्या सामान जाता था? वस्त्र, चावल, वस्त्र यानी कि कपड़े, मैंने बोला था वस्त्र उद्योग, लोहा, चीनी, मसाले और चावल। मसाले दक्षिण भारत के बहुत इम्पोर्टेंट थे व्यापार के क्षेत्र में। मसाले बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पे, और मसालों की ज़रूरत होती थी आपके मीट आदि को संरक्षित करने के लिए, जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड थे। तो वस्त्र, चावल, लोहा, चीनी और मसाले, इनका निर्यात होता था। और आयात होता था घोड़े, आपके हाथी, जवाहरात, रेशम और मखमल। घोड़े, हाथी, जवाहरात, रेशम और मखमल, इनका आयात होता था। इसके अलावा आंतरिक व्यापार, ये तो हो गया आयात और निर्यात। अब व्यापार के मार्ग, आंतरिक व्यापार के लिए जो साधन थे वो थे, एक तो कांवड़ी है,
कांवड़िए यानी कि ग्रुप में लोग जाते थे, कई ढेर सारे लोग अपने ऊँट खच्चर लेकर के ग्रुप बनाते थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लुटेरों का भी डर रहता था, तो वो अपने ग्रुप्स बना करके यात्रा करते। तो कांवड़ी, घोड़े, बैल और गधे। आंतरिक व्यापार जब होता था तो कांवड़ियों के द्वारा, घोड़े, बैल और खच्चर इनके द्वारा होता था। बाह्य व्यापार में जहाज का प्रयोग होता था। हालांकि बारबोसा लिखता है, बारबोसा जो ट्रैवलर था वो लिखता है कि भारत यानी कि विजयनगर के जो जहाज थे वो विजयनगर में नहीं बनते थे बल्कि मालदीव में बनते थे, मालदीव में। लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को प्रूफ किया है कि विजयनगर के जहाज विजयनगर में ही बनते थे, यानी कि विजयनगर अपने जहाज़ों को बनाने में सक्षम था। विजयनगर के लोग जहाज को बनाना जानते थे। तो ये व्यापार आपको क्लियर हुआ होगा कि अब्दुल रज़ाक लिखता है कि 300 बंदरगाह थे, दिस वाज समथिंग स्पेसिफिक। और ये किससे प्रूफ होता है कि निर्यात जो यहाँ पर ना सिर्फ एशियाई देशों से, चीन हो गया आपके, मलेशिया हो गया आपके, और अरब हो गया, बर्मा हो गया, इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया अफ्रीकी देश और पुर्तगाल यानी कि यूरोपियन देश। 300 यदि बंदरगाह है, इसका मतलब ये 3 कॉन्टिनेंट से आपका व्यापार हो रहा है। निर्यात के लिए यहाँ से वस्त्र, चावल, लोहा, चीनी, मसाले होते थे, और आयात के लिए रेशम, जवाहरात, मखमल, घोड़े और हाथी होते थे। और आंतरिक जो व्यापार होता था वो कांवड़ियों के द्वारा, घोड़े, हाथी, खच्चर के द्वारा होता था। और जो बाह्य व्यापार होता था वो जहाज़ों के द्वारा होता था। अब्दुल रज़ाक कहता है कि भारत में जहाज़ नहीं बनते थे विजयनगर में, जबकि आधुनिक रिसर्च कहती है कि विजयनगर के लोग यानी कि दक्षिण के लोग जहाज़ों को बनाना जानते थे। तो कृषि, उद्योग और व्यापार में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा समृद्धि यदि विजयनगर के साम्राज्य में आई है तो वो व्यापार की वजह से है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 300 बंदरगाहों का होना, 300 बंदरगाहों का एग्जिस्ट करना और 300 बंदरगाहों का एक्टिवली एग्जिस्ट करना। वो 300 बंदरगाह अपना कार्य कर रहे हैं, 300 बंदरगाहों का होना मायने नहीं रखता, लेकिन वो 300 बंदरगाह कार्य कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से जहाज़ जा रहे हैं और वहाँ से जहाज़ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये प्रूफ करता है कि आपके 3 महाद्वीपों के साथ आपका व्यापार हो रहा है। तो कृषि, उद्योग और व्यापार में व्यापार सबसे बड़ी चीज़ थी जो कि इस साम्राज्य को एक वैभव प्रदान कर रही थी। अब एक चौथी चीज़ इसमें और एक प्रूफ मिलता है विजयनगर साम्राज्य की इतनी विकसित अर्थव्यवस्था का, वो है सिक्के। जनरली क्या होता है कि सिक्के तभी ढाले जाते हैं 2 कंडीशंस में। एक तो शासक वर्ग शांति में हो, यदि वो शांत स्थिति में नहीं है तो उसको कहाँ समय है कि वो सिक्कों को ढलाएगा। और दूसरा वो संपन्न भी हो, उसके पास वो धातु होनी चाहिए जिससे वो सिक्कों को ढलाएगा। ये दोनों ही कंडीशंस विजयनगर में थी। उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा था, और कम से कम कृष्णदेव राय और देवराय टाइप के जो शासक वर्ग हैं वो तो संपन्न थे और सुरक्षित भी थे और शक्तिशाली भी थे। उनका जो उनकी महानता या उनका जो शौर्य था वो विश्व में विख्यात था। मैंने शुरू में आपको पढ़ के बताया था कि विश्व में इसकी ख्याति है। तो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करते हैं सिक्कों की ढलाई के लिए कि वो शांत हैं, शांति है उनके साम्राज्य में, और दूसरा उनकी संपन्नता भी है, वो सिक्कों की ढलाई कर सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में कई सिक्कों की जानकारी मिली है। मैंने खुद कई म्यूज़ियम्स में जा कर के, मैंने लंदन के म्यूज़ियम में भी देखा है विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों को, और यहाँ हिंदुस्तान के कई म्यूज़ियम्स में विजयनगर कृष्णदेव राय या अन्य विजयनगर साम्राज्य के सिक्के देखे हैं। तो सिक्कों में सोने, चांदी और तांबे तीनों सिक्के मिले हैं। सोने और चांदी के, सोने के सिक्के हम कह सकते हैं कि शासक वर्ग के यूज़ में ज़्यादा होते होंगे या बड़े व्यापार में काम आते होंगे, चांदी के भी कह सकते हैं, लेकिन तांबे के जो सिक्के होते थे वो जनरली आम जनता के यूज़ में होते थे। और इन सभी सिक्कों में, जितने भी सिक्के होते थे, इन सब में देवी देवताओं की मूर्तियों का अंकन किया गया है, जो मैंने खुद देखा है।
तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि ये सिक्के यदि सर्कुलेशन में आपके व्यापार में अन्य देशों में गए होंगे डेफिनेटली, जब यहाँ से व्यापार हुआ होगा, यदि सिक्कों का व्यापार हुआ होगा, सिक्कों के थ्रू यदि व्यापार हुआ होगा, तो हिंदू धर्म संस्कृति भी गई होगी बाहर। और डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशिया में तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ ही था। तो ये माना जा सकता है कि यूरोपियन देशों में भी भारतीय हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार इन सिक्कों के द्वारा, व्यापार के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में हुआ होगा। तो सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, तांबे के भी सिक्के मिले हैं, और इन सिक्कों में देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। तो ये सारा विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाता है। निष्कर्ष के रूप में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने एम्फसाइज करना चाहती हूँ, उनको डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो तत्कालीन सभी साम्राज्यों से बेहतर था विजयनगर का साम्राज्य। जितने भी यात्रा विवरणों को हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि तत्कालीन जितने भी साम्राज्य थे उनसे बेहतर विजय साम्राज्य था। वस्तुओं के मूल्य कम थे, वर्ग भेद नहीं था। वस्तुओं के मूल्य कम थे क्योंकि जनसंख्या कम थी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी। वस्तुएं इजीली अवेलेबल थी, इसलिए वस्तुओं के मूल्य कम थे। वर्ग भेद बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था। मैंने जैसे कि बताया कि आम जनता भी गहने पहन रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, तो वर्ग भेद, अमीर गरीब के बीच में खाई बहुत कम है, वर्ग भेद नहीं है। यद्यपि उच्च वर्ग का जीवन अत्यंत संपन्न था, लेकिन अन्य वर्ग भी सुख से रह रहे थे। कई करों को आम जनता को देना पड़ता था और कई बार जबरदस्ती भी देने पड़ते थे, लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि शासक वर्ग उन करों को माफ भी कर देता था। तो बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, प्रजा वत्सल साम्राज्य, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप करों को ले तो रहे हैं, लेकिन जब ऐसा लग रहा है कि प्रजा कर देने की स्थिति में नहीं है तो आप उनको माफ भी कर दे रहे हैं। करों को लेना भी ज़रूरी है। मैंने कितने तरह के कर बताए। वेश्याओं पे कर लग रहा है, शिल्पियों पे कर लग रहा है, बाजार पे कर लग रहा है, मकानों पे कर लेना ज़रूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए। लेकिन कई बार माफ़ भी कर दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रजावत्सल सम्राट हैं। तो इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि प्रजावत्सल सम्राट हैं। करों को लिया भी जाता है, लेकिन वक्त आने पर उनको माफ़ भी कर दिया जाता है। संपन्नता का वास्तविक आधार शासक वर्ग है, लेकिन जनसाधारण की मेहनत और राष्ट्र प्रेम, ये भी बहुत बड़ा आधार है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का या उसके अर्थव्यवस्था का इतना बेहतर होना। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का इतना उत्कृष्ट होना, वहाँ के शासक वर्ग का डेडिकेशन तो है ही, लेकिन जनसाधारण की मेहनत और राष्ट्र प्रेम भी है। बस इस संपूर्ण जानकारी के बीच में या इस संपूर्ण डिस्कशन के बीच में एक नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में ज़रूर आया, और वो था नायंकर सिस्टम। जो नायंकर व्यवस्था बताई थी मैंने, द इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ डाउनफॉल ऑफ एम्पायर ऑफ द नायंकर और जागीर ऑफ द एम्पायर ऑफ विजयनगर इस जागीर सिस्टम और नायंकर सिस्टम। ये मेरे दिमाग में ज़रूर आया, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यदि नायंकर व्यवस्था नहीं होती, यदि यहाँ के सम्राटों ने धीरे धीरे अपनी ज़मीनें नायकों को देना न शुरू किया होता, ये अमरम जो बने थे या फिर सैनिकों को रखना उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे ज़मीनों को जब्त किया, तो ये धीरे धीरे ये विजयनगर साम्राज्य इतनी जल्दी अपनी पतन की तरफ नहीं जाता। लेकिन खैर, हर सभ्यता जो शुरू होती है, हर साम्राज्य शुरू होता है, उसका अंत भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मेन हमारा टॉपिक था, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी। वो तत्कालीन विश्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। अपनी कृषि, अपने उद्योग धंधे, अपने व्यापार और अपनी समृद्धि के कारण विश्व में एक अपना स्थान रखता है, जिसकी जानकारी हमें विभिन्न ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है, जो अंश मैंने अलग अलग आपको बताए। थैंक यू।